अ, सर्वप्रथम मैं ये बिजली धर्म संसद का जो आयोजन ऑल इंडिया डिस्कॉम एम्प्लॉइज जो फेसबुक चैनल जो प्रोग्राम चला रहे हैं आप लगातार, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये और हमारे अभी जो स्क्रीन पर हैं माननीय शैलेंद्र दुबे साहब, जो कि पूरे भारतवर्ष में पावर सेक्टर का पावर सेक्टर की समस्याओं का, उनके निराकरण का समय-समय पे सभी को मार्गदर्शन देते हैं। साथ में जो उत्तर प्रदेश में जो आज संयुक्त मंच के माध्यम से जो लड़ाई की और उसमें शैलेंद्र दुबे साहब जैसे महान इंजीनियर का नेतृत्व रहा और हमने उसमें सफलता प्राप्त भी की है। तो उसके लिए मैं मध्य प्रदेश की ओर से युवा इंजीनियर कर्मचारियों की ओर से शैलेंद्र दुबे साहब का साधुवाद करता हूँ। शैलेंद्र दुबे साहब से जो प्रेरणा मिली है, वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्राइवेटाइजेशन की जो बात है विद्युत क्षेत्र में, तो सभी वक्ताओं ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने, सभी ने बात रखी है और माननीय परिहार साहब ने भी मध्य प्रदेश की स्थितियों को सामने रखा है। वैष्णव साहब भी हैं, वो भी परिस्थितियों को सामने रखेंगे। एक युवा इंजीनियर और एक संगठन का प्रमुख होने के नाते जो हमारी चिंता है सभी को लेकर, जैसे एक पेंशन की बड़ी सवाल आ रही है कि इसमें कैसे होगा। दूसरा, हमारे कर्मचारी अधिकारियों का भविष्य किस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन में होगा, तो वो सब एक चिंता का विषय है। साथ-साथ जो प्रोविजंस हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट या एसपीडी में हम बात करें, तो जैसा शैलेंद्र दुबे साहब कह रहे हैं, उसमें 100% सत्यता है कि यह एक प्राइवेटाइजेशन, एक सुनियोजित कॉर्पोरेटाइजेशन बड़े घरानों को, सार्वजनिक उपकरणों को गिफ्ट करने के जैसा प्रावधान उसमें कर दिया है। इसमें ना तो हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं पावर सेक्टर के, उनका हित है, ना किसानों का, ना छोटे उपभोक्ताओं का। ये केवल एक ग्रुप्स का हित है और उस ग्रुप्स के हित को लेके हम अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्ट है। तो आज जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर रिफॉर्म की जो बात की जा रही है, उसमें थोड़ा-सा मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इतिहास रहा है 1910 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से आज तक जो इतिहास रहा है कि जब-जब जैसी आवश्यकता पड़ी है, उस प्रकार के रिफॉर्म के तहत सरकारों द्वारा एक्ट लाए गए हैं। उसमें चाहे वो विद्युत 1910 का एक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, या फिर उसके बाद 1948 में सप्लाई एक्ट लाया हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया हो। तो जो समय की जो आवश्यकताएं थी, पहले प्राइवेट 1910 में प्राइवेट प्लेयर्स जब आजादी के पहले इसका इलेक्ट्रिसिटी का काम करते थे और एक लीगल फ्रेमवर्क केवल एक बनाया था कि बायर्स और सप्लाई कौन कैसे देंगे। उसके बाद जो बड़ा एक्ट जो सामने आया था एक प्लान्ड वे में 1948, उसी में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का भी गठन हुआ और स्टेट को पूरी जिम्मेदारी दी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि केवल एक शहरों तक सीमित थी, उसको गाँव-गाँव तक हर सिटीजन तक पहुँचाई जाए। तो उसको स्टेटों ने बखूबी एसीबीज के माध्यम से उसको पूरा किया। उसमें फिर जब-जब जो भी समस्याएँ आई, जैसे एक पहले प्रोविजंस थे कि एसीबीज को पूरा पावर था अपने टैरिफ डिसाइड करने का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के हस्तक्षेप के कारण वो टैरिफ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और स्टेट गवर्नमेंट ही टैरिफ डिसाइड कर रही थी। तो उसका भी सुधार किया। उसका सुधार करते हुए 1998 में जो रेगुलेटरी एक्ट आया, तो उसके तहत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स बने। उसके तहत प्रोविजन ये भी दिए कि स्टेट रेगुलेटर्स भी होंगे। तो ये कमीशंस जो बने हैं, उन्होंने ये काम किया है। तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद 2003 एक्ट आया, उसमें कहा गया कि भाई एक बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इनको छोटे करना है, कमर्शियलाइज की तरफ थोड़ा-सा हम बढ़े। लेकिन उसमें भी पूर्ण उद्देश्य हमारा सेवा ही था, जनहित ही था। सार्वजनिक उपक्रम का जो प्राइमरी मोटो होता है, वही था और उसको हमने अचीव भी किया। आज आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूँ, तो हमारे तीनों डिस्कॉम ऐसी-ऐसी जगह हमने बिजली पहुँचाई जहाँ सूरज की रोशनी पातालकोट, लोगों ने अगर नाम सुना हो, मैं भारतवर्ष के सभी अभियंताओं, साथियों को बताना चाहता हूँ। पातालकोट हमारे यहाँ ऐसी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँची है, लेकिन हम विद्युत कर्मियों ने अपनी मेहनत से, पसीने से वहाँ बिजली पहुँचाई है। तो इस प्रकार का हमने काम किया है और सतत कर रहे हैं। और जो सुधार की बात हो, तो आप पूरा फिगर्स उठा के देख लें, एटीएनसी लॉसेस की बात हो या फिर बिलिंग एफिशिएंसी की, कलेक्शन एफिशिएंसी की,
लगातार रिफॉर्म विद्युत कंपनियों में हो रहे हैं और ये हम सबकी मेहनत का ही नतीजा है। जो यंग इंजीनियर्स नई टेक्नोलॉजी लेके सीख के आए हैं, नए और जो पुराने हमारे अभियंता साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उनके अनुभव, इसके कारण जो विद्युत कंपनियों का लगातार सुधार तो हो रहा है। लेकिन एक सुधार के नाम पर इस सुधार में मैं एक चीज थोड़ा सा रखना चाहता हूँ कि हमारी 3 डिस्कॉम में हमारी एक बेस्ट डिस्कॉम है। तो बेस्ट डिस्कॉम में आप देखेंगे तो एटीएनसी लॉसेस हम जो 13 तक हम पहुंच गए हैं, 13 तक पहुंच गए हैं और ये एक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर ही है। कहने का मतलब ये, जब हमारी बेस्ट डिस्कॉम पहुंच सकती है तो हमारी मध्य सेंट्रल डिस्कॉम और पूर्व क्षेत्र भी उस दिशा में बिल्कुल, अगर उनको उस प्रकार की सहूलियत सुविधाएं दी जाएंगी जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, चाहे कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए की जाएंगी तो हम करेंगे। तो लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट आया है तो उसमें जो समस्याएं जो नजर आ रही हैं, जो सभी ने देखा भी है, तो उन समस्याओं में मैं कुछ पॉइंट्स, जो सवाल माननीय शैलेंद्र साहब ने रखे हैं, वही सवाल मैं रखना चाहता हूँ। जैसे भाई ये तो कॉर्पोरेटाइजेशन ने पहला क्रॉस सब्सिडी खत्म करके गरीब जनता, जो उपभोक्ताओं को हम सब्सिडी के तौर पर सस्ती बिजली मुहैया कराते हैं, वो बंद होगी, बिजली की दरें बढ़ेंगी। ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी का गठन जो किया जा रहा है इस एक्ट के तहत, वो भी समझ से परे है, जबकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं, वो काम बखूबी कर रही हैं। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ, केवल जो पीपीएस की बात आ रही है, जो एक बहुत बड़ी समस्या डिस्कॉम्स की है कि लॉन्ग टर्म पीपीएस को बिना सोचे समझे बिल्कुल लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्शंस दे दिए जाते हैं हमको, डिमांड एंड सप्लाई के गलत प्रकार के प्रोजेक्शन अथॉरिटीज द्वारा देकर, और वो गलत प्रकार से जो पीपीएस कर रहे हैं, उसके तहत कंपनियां, हमारी डिस्कॉम कंपनियों की हालत खराब है। उनकी परफॉर्मेंस नहीं सुधर सकती जब तक इन पीपीएस का रिव्यू नहीं होगा। और इन पीपीएस को बचाने के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया है कि उसको हम सुरक्षित रखेंगे। दूसरा, ये हमारा जो सोशल, जो डीबीटी की बात आ रही है, डीबीटी करेंगे तो सब्सिडी को खत्म करने के लिए सब्सिडी को दूसरा प्रावधान, सब्सिडी में भी एक बहुत लोग कह तो रहे हैं कि हम गरीब को सस्ती बिजली मुहैया कराना, जैसे सभी हमारे अधिकारियों ने भी ऐसी इस बात को रखा, वो निश्चित तौर पे हमें कराना चाहिए। लेकिन मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ कि जो सब्सिडी का प्रिंसिपल है उसको बिगाड़ दिया गया है। सब्सिडी का प्रिंसिपल सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 2 सीधे सीधे उदाहरण देता हूँ कि एक संबल योजना मध्य प्रदेश में लेके आए, तो संबल योजना में प्रावधान था कि कुछ कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर डिसाइड की गई कि ये गरीब है, ये कामकाजी महिला है, ये लेबर है, ये मजदूर है, ये छोटा किसान है, तो उनको हम बिजली जो है 200 रुपए में देंगे। उसके बाद एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के को देखते हुए इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी मध्य प्रदेश में बना दिया गया, जो जिससे भी हम कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो उस दूसरी जो योजना लेके आई गवर्नमेंट, जो दूसरी गवर्नमेंट आई, वो लेके आएगी 100 में 100, हम 100 में 100 देंगे। आपने 200 रुपए गरीब को दिया था, हम 100 में 100 सबको देंगे। तो मैं ये समझ से परे है कि मैं अगर कैपेबल हूँ बिजली बिल भुगतान करने में, तो मैं 100 रुपए क्यों दूं? मेरा भी बिल 100 रुपए आया, किसी मतलब जो कैपेबल है उनका भी 100 रुपए। तो ये सीधा सीधा बर्डन विद्युत कंपनियों पर गया, और साथ साथ ये जो टैक्स पेयर्स हैं जिनसे सब्सिडी मिलती है उन पे गया। तो अब लंबा जो काफी सारे पॉइंट्स है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा उसी पे आता हूँ कि अब जो अपनी प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई है उसको हम कैसे, सरकार ने तो मनसा बना ली है कि हम प्राइवेट करेंगे आपको। मनसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लाभ में कंपनियां चल रही हैं, जैसे हम जो रेटिंग साई कंपनी की A+ कैटेगरी कंपनी, गुजरात की सारी 3 डिस्कॉम A+ कैटेगरी की कंपनी थी, उनको भी प्राइवेटाइज करना है। चंडीगढ़ बड़ा करोड़ ऑफ प्रॉफिट्स में चल रही है, उसको प्राइवेटीकरण करना है। तो उद्देश्य रिफॉर्म नहीं है, उद्देश्य प्राइवेटाइजेशन है। तो हमारे सामने 2 समस्याएं बड़ी खड़ी हुई हैं। एक तो संगठन होने के नाते, एक तो हमारे सामने समस्या है कि प्राइवेटाइजेशन को रोकना है। दूसरी समस्या है कि करेक्ट रिफॉर्म्स इन आवर कंपनी, एक करेक्ट रिफॉर्म हमको करना पड़ेगा। केवल प्राइवेटाइजेशन को हड़ताल करके सरकार को हम पीछे रख दें, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो हमारी पैरामीटर्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको अगर अचीव करना है तो हमें रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगे। और हमें जनांदोलन या आंदोलन उस वक्त भी करना पड़ेंगे जब जब ये सरकार गलत पॉलिसी, जैसे 100 में 100 की पॉलिसी लेके आई या फिर गलत पीपीएस कर दिए, तो उस टाइम भी हमको पूरी सख्ती से हड़ताल या आंदोलन करने की एक व्यवस्था हमें सभी संगठनों को मिलकर बनाना पड़ेगी। नहीं तो जब ये छोटे छोटे लूप हम छोड़ देते हैं, जब हम सरकार का विरोध नहीं करते हैं, तो एक रिफॉर्म के नाम पे एक प्राइवेटाइजेशन जैसा जो बड़ा भूत है वो हमेशा हमारे सामने खड़ा रहेगा। तो कुल मिला के ये, अब मध्य प्रदेश की जैसे मैं बात करूं तो यहाँ
लोग काफ़ी सारे संगठन हैं, लेकिन ज़्यादा संगठन होना कई बार एक समस्या का कारण भी बनता है। लेकिन अगर वो एक सामंजस्य बैठा लें आपस में, तो वो एक समस्या नहीं, वो हमारी मजबूती, वो हमारी शक्ति भी बन के उभरती है। क्योंकि छोटे-छोटे ग्रुप्स को मैनेज करना बहुत आसान होता है। आंदोलन खड़ा करना छोटे-छोटे ग्रुप्स में बहुत कोऑर्डिनेटेड अगर आंदोलन हो जाए, तो कोई कर्मचारी संगठन है, वो अपने कर्मचारियों को संगठित करेंगे। कंपनी कैडर का संगठन है, कंपनी कैडर को कोऑर्डिनेट करेगा और बोर्ड्स के जो संगठन है, वो बोर्ड को कैडर करेंगे और सामूहिक नेतृत्व में इसमें आगे बढ़ेंगे। और हमारे सामने उदाहरण सीधा उत्तर प्रदेश का है। मैं बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ शैलेंद्र द्विवेदी साहब का, और उनका मार्गदर्शन भी हम मध्य प्रदेश का जो आंदोलन होगा, उसमें भी लेंगे। और इसी के तहत हमने एक बैठक की थी। उस बैठक में लोगों के अलग-अलग मत आए, लेकिन मैं देखिए ऐसा है कि पहली बार कोई बैठक होती है तो उसमें मत आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हम प्रयास नहीं करेंगे। हम बिल्कुल 8 नवंबर को दोबारा भोपाल में बैठ रहे हैं। सारे संगठन प्रतिनिधियों से बातचीत हो गई है और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक सशक्त मंच मध्य प्रदेश को, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, मंच है जो, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में एक सशक्त मंच देंगे। और सरकार से जो उत्तर प्रदेश में जो एमओएम हुए हैं, उस एमओएम में सीधा-सीधा ही कहा गया है कि हम प्राइवेटाइजेशन की अभी बात नहीं करेंगे और रिफॉर्म करना चाहिए। तो हम पहले ही मंच के माध्यम से पहले ही सरकार के सामने हम बैठेंगे और उसमें कहेंगे कि ये रिफॉर्म्स की आवश्यकता है कंपनीज में, इन रिफॉर्म्स में कहिए, ये करिए। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट हमको चाहिए, वो सपोर्ट प्रॉपर हमको दीजिए, आपको प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने की चेष्टा करती है, तो मैं इस मंच के माध्यम से बिजली धर्म संसद में मैं सभी को ये आश्वस्त करता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार का आंदोलन या इस प्रकार की विद्युत कर्मियों की शक्ति सामने आएगी कि सरकार के दांत खट्टे तो हम कर ही देंगे, लेकिन ये भविष्य में इस प्रकार की चेष्टा भी ना करें कि हमारे भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करें। तो ये हम करने को सभी लोग तैयार हैं। मैं एक छोटा-सा मेरे मन में बार-बार विचार आता है कि ये प्राइवेटाइज़, देखिए आउटसोर्स हमारे यहाँ काम कर रहा है, संविदा हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो आपने ऑलरेडी इनको प्राइवेटाइज़ कर रखा है, तो प्राइवेटाइज़ से फ़ायदा क्या हुआ? आप तो ये समझ लीजिए कि वो अपना काम की चिंता बाद में करते हैं, पहले अपनी वो जॉब सिक्योरिटी देखते हैं, अपने परिवार की चिंता होती है, अपने भविष्य की चिंता होती है। तो मेरा मानना है कि ये भी एक रिफ़ॉर्म है कि अगर संविदा को हम नियमितीकरण कर दें, आउटसोर्स कर्मचारियों को हम जॉब सिक्योरिटी दे दें, ताकि वो पूरा मन, पूरा लगन अपने विद्युत मंडल में काम करने का, चूँकि वो अहम पार्ट हैं, और वो पूरी लगन से अगर काम नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो हम छोटे-छोटे पैरामीटर्स हम डिसाइड कर रखे हैं, बिलिंग एफिशिएंसी है, कलेक्शन एफिशिएंसी है, तो उन सब का लक्ष्य हासिल ना होने से जो बड़ा रिफॉर्म हमारा लक्ष्य है, वो अधूरा रहेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश और भारत जो है, ये सोशल वेलफेयर स्टेट है। उसमें जो गाँव-गाँव में जो युवा हैं, वो तैयारी करते हैं सरकारी रोज़गार की। और मैं नहीं जानता हूँ कि हमारे गाँव में या कोई भी टाटा में या टीसीएस से टाटा में वही एम्प्लॉयी जाते हैं, वही लोग जाते हैं, जो जिनकी एजुकेशन बड़े-बड़े कॉलेजों में, और हम तो सरकारी स्कूल में, कॉलेज में पढ़े हुए, अपनी दम पे मेहनत करके और लाखों का कॉम्पिटिशन फाइट करके आए हुए लोग हैं। इस कॉम्पिटिशन में मैं कहता हूँ कि बड़े-बड़े घरानों के लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी कहीं न कहीं पीछे रहे और हमने ये सरकारी नौकरी हासिल की। तो टैलेंट की हम में कोई कमी नहीं है। केवल सरकार की नीयत ठीक हो, हम पूरा संकल्पबद्ध हैं कि हम सरकार जो भी सहयोग चाहिए रिफ़ॉर्म के लिए, हम वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। पूरा कंपनी कैडर, पूरा युवा करने को तैयार है। ठीक है? लेकिन जो आउटसोर्स संविदा या कंपनी कैडर के भेदभाव की नीति कहीं अब उत्तर प्रदेश में माननीय शैलेंद्र साहब दुबे साहब हमारे सामने हैं, तो यहाँ मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है कि कंपनी 2006 के बाद आप आएँगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी रिबेट नहीं मिलेगी, और 2006 के बाद बोर्ड से आए तो इलेक्ट्रिसिटी रिबेट मिलेगी। ये व्यवस्था मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये छोटी-छोटी व्यवस्थाओं के तहत जो कंपनी कैडर चिंतित है, अलग-अलग वर्ग चिंतित है, तो इसमें सरकार ने जो नीति आई और उस समय जो संगठन थे, उसका पूरी सख्ती से विरोध नहीं कर पाए, तो आज ये ज़्यादा संगठन में खड़े हुए। लेकिन उसका हमें समाधान निकालना पड़ेगा। कुल मिला के हमें समाधान निकालना पड़ेगा। और 8 नवंबर को भोपाल में एक बड़े जन आंदोलन का शुभारंभ होने जा रहा है, और जो लोगों को जो नुकसान हो रहा है, जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है, इसके तहत भी हम लोगों में जाएँगे, ये बात रखेंगे, और इस आंदोलन को विद्युत कर्मी का नहीं, ये जन आंदोलन बनाएँगे। जन आंदोलन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सरकार की नीति गलत हो जाती है, तो उसका दुष्परिणाम देश की पूरी जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये दिन हमको ना देखना पड़े, उसके लिए हम जन आंदोलन भी अगर खड़ा करना पड़ा,
तो मध्य प्रदेश और बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। भारत में हम जन आंदोलन भी खड़ा करेंगे।